देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा था वो हमने कल फिनिश कर दिया था बेटे। जो 4 मेन सोर्स थे हमारे वो सारे हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, 4 सोर्स में आपका क्या आया था? सबसे पहले आया था आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड आया था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पोंडेंस, और फोर्थ था बेटे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। तो जो प्राइमरी सोर्सेस हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो आपका फिनिश हो चुका था। आज आ जाइए आप, ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे ये आप देखिए। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा बेटे, सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा वो डाटा होते हैं जो आपको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराकर देते हैं। सेकेंडरी डाटा बेटे ऑलरेडी कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी होती है जो कलेक्ट कर चुकी होती है। ऑलरेडी एक एजेंसी जो डाटा कलेक्ट कर चुकी बेटे, ठीक है, हमें करना क्या है? उस एजेंसी के पास जाकर उन डाटा को कलेक्ट करना है, वहां से डाटा बेटे कलेक्ट करने हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो ऑलरेडी पहले से कोई एजेंसी उसे कलेक्ट कर चुकी है, अब हम उनसे उन्हें कलेक्ट करने जा रहे हैं बेटे। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा कर दे रहे हैं, वो लेस रियलिस्टिक होते हैं, लेस रिलायबल होते हैं, तो ये सामने वाले ने अपने उद्देश्य के लिए वो कलेक्ट किए होंगे और आप उन्हें अब यूज करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये, ठीक है, बेसिकली नेहा, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है आपको नेहा? नेहा, नेहा नेहरा, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके बेटे, देखिए कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा हम बात कर रहे थे। तो सेकेंडरी डाटा बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कुछ डाटा जो पब्लिश हो जाते हैं, जिन्हें वो एजेंसी पब्लिश कर देती है बेटे। अब पब्लिश कहाँ करेगी? देखिए आप, या तो उन्हें न्यूज़पेपर में हम पब्लिश कर सकते हैं, मैगजीन्स में कर सकते हैं, जर्नल यानी पत्रिकाएं जो छपती है वहां पर वो पब्लिश हो सकते हैं बेटे, ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है इंडिया का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो उसे पब्लिश कर देता है। तो दो तरह के सोर्स होते हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के। पहला होता है पब्लिश सोर्स, जब डाटा पब्लिश हो जाते हैं तो उन्हें पब्लिश सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, तो पब्लिश सोर्स होते हैं। सेकंड होते हैं अनपब्लिश, कई डाटा जो है कलेक्ट तो हो चुके हैं, किसी एजेंसी ने उन्हें कलेक्ट तो कर लिया है, बट अभी तक वो पब्लिश नहीं हो पाए हैं, तो वो अनपब्लिश सोर्सेज कहलाते हैं। सो अनपब्लिश। तो बेटे पब्लिश सोर्स के बारे में बता रखा है। पब्लिश सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कैसे ना कैसे पब्लिश हो चुके हैं, या तो न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में बेटे, ठीक है, या फिर पत्रिकाओं में, जर्नल्स में ये पब्लिश हो चुके बेटे, तो वहां से हमें कलेक्ट करने हैं। तो देखिए पब्लिश सोर्सेस में सबसे पहला सोर्स क्या आता है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, देखिए गवर्नमेंट ज्यादातर जो भी डाटा कलेक्ट करती है उन्हें छाप देती है, उन्हें पब्लिश करवा देती है, या तो न्यूज़पेपर में या फिर टीवी न्यूज चैनल के थ्रू उन्हें दिखा देती है। So Ministry of Central and State Government in India publish a variety of statistics in their routine activity. तो बेटे जो Ministry of Central and State Government है वो बहुत सारे डाटा कलेक्ट करती है और उन्हें बेटे, ठीक है, रूटीन वाइज पेपर में, न्यूज पेपर में छाप देती है। As these are published by the government, क्योंकि इन डाटा को गवर्नमेंट पब्लिश करती है, गवर्नमेंट छपवा के बेटे, ठीक है। सो डेटा आर फेयरली रिलायबल, तो ये रिलायबल होते हैं। रिलायबल यानी विश्वसनीयता, इन पर विश्वास किया जा सकता है, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है बेटे, कि गवर्नमेंट ने डाटा छापे हैं तो सही होंगे, एकदम करेक्ट होंगे, तो इन पर विश्वास करना बिल्कुल आसान हो जाता है बेटे। सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स आर, देखिए गवर्नमेंट किन किन डाटा को पब्लिश एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का बेटे एनुअल सर्वे कराया जाता है। एनुअल सर्वे में जो भी कंक्लूजन रिजल्ट निकल कर आता है उसे गवर्नमेंट छपवा देती है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट उसे पब्लिश करा देती है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, बैंकिंग और करेंसी से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है, आरबीआई से जो भी न्यूज बेटे निकल कर आते हैं उन्हें पब्लिश करा देती है। लेबर गजट, लेबर गजट में वेरियस लेबर लॉज तैयार किए जाते हैं, लेबर से रिलेटेड बेटे नियम तैयार किए जाते हैं, तो उन्हें वहां छपवा देती है। और आरबीआई का एक अलग से बुलेटिन छपता है जहां आरबीआई की पॉलिसी और आरबीआई से रिलेटेड बेटे
सारे डायरेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट बेटे इन सभी डाटा को पब्लिश कर देती है जहां से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है सेमी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो बेटे जहां 100% शेयर गवर्नमेंट के होते हैं वो गवर्नमेंट कहलाते हैं। सेमी गवर्नमेंट जहां कुछ शेयर गवर्नमेंट का होता है और कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर का होता है। जो सेमी गवर्नमेंट एंटरप्राइज होते हैं वो भी बेटे अपने डाटा पब्लिश कर देते हैं, वो भी उन्हें न्यूज़पेपर में से छाप देते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन होता है। देखिए, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्युनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। तो म्युनिसिपैलिटी जो होती है, कमेटियां हमारे यहाँ होती है वैसे, ठीक है, नगर परिषद जिसे हम पब्लिकेशंस क्या हो गया, बर्थ हो गया, डेथ, इन सभी से रिलेटेड ये डाटा को पब्लिश करते हैं। दे आर आल्सो रिलायबल एंड यूजफुल। तो जो ये सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन होता है ये भी काफी रिलायबल और यूजफुल होता है बेटे। इनसे भी अच्छे कंक्लूजन ड्रॉन किए जा सकते हैं। तो सेकंड पब्लिकेशन ये होता है। थर्ड देखिए, रिपोर्ट ऑफ वेरियस कमीशंस एंड कमिटीज। तो गवर्नमेंट कई बार कमीशन और कमेटियों को अपॉइंट करती है बेटे डिसीजन लेने के लिए। अलग अलग कमीशन बनाया जाता है, कोठारी कमीशन हो गया बेटे, ठीक है। तो अलग अलग कमीशन तैयार किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। भाई मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट कमेटी या कमीशन का निर्माण करती है, और वो कमीशन या कमेटी जो है बेटे, ठीक है, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं गवर्नमेंट के सामने। तो उनकी रिपोर्ट को भी छापा जाता है बेटे, उनकी रिपोर्ट को भी पब्लिश कर दिया जाता है। तो देखिए, रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन। थर्ड है आपका रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन। कमीशन मतलब होता है आयोग, आयोग की स्थापना करना। एक आयोग की स्थापना करते गवर्नमेंट जो अलग अलग मैटर पर क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो देखिए, कमेटी एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। तो जो कमेटी या कमीशन की स्थापना करते गवर्नमेंट, वो भी करते क्या है बेटे, काफी सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन हो गया, मोनोपोलीज कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया। ये कुछ नोटेबल बेटे एग्जांपल है कमीशन इन इंडिया के। which supplied detailed statistical information in their report, जो कि अपनी रिपोर्ट में काफी सारी statistical information छापते हैं। ठीक है। फोर्थ देखिए, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। तो बेटे ट्रेड एसोसिएशन बनती है, व्यापारिक संस्थाएं जो होती है वो भी अपने डाटा को छापती है। भाई ट्रेड एसोसिएशन जो निर्माण किए जाते हैं, तो कुछ बड़े ट्रेड एसोसिएशन है भारत के अंदर, वो भी बेटे रिसर्च के जरिए, ठीक है, जो भी उनको डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, डाटा मिलते हैं बेटे, वो उनको छाप देते हैं। तो वो उन्हें कलेक्ट और पब्लिश कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो भी उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बेटे, परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, इन सबसे रिलेटेड डाटा को ये पब्लिश कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, शुगर मिल्स एसोसिएशन। जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है, चीनी का जो उद्योग होता है बेटे, शुगर मिल्स का जो उद्योग होता है, they publish information regarding sugar mills in India। तो शुगर मिल से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन छाप देते हैं। तो ट्रेड एसोसिएशन भी क्या करते हैं। पांचवा देखिए, पब्लिक Sir, your voice is not coming. आ रही
Sir, your voice is not coming. ओके, अब आ रही है आप लोगों को मेरी वॉइस बेटे? नाउ कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके बेटे, शायद इंटरनेट इशू आ रहे हैं। ओके चलिए देखते हैं बेटे। तो मैंने आपको बता दिए थे भाई, चौथा सोर्स कौन सा था बेटे पब्लिश सोर्सेस का? पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो बेटे रिसर्च का क्या मतलब होता है? रिसर्च, सर्च यानी ढूंढना, और री यानी जिसने आज तक नहीं ढूंढा उसे हम ढूंढ रहे हैं बेटे। तो एक हिडन चीज होती है, जो छुपी हुई चीजें जो आज तक निकल कर नहीं आई, उसे निकालने के लिए हम रिसर्च करते हैं बेटे। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं जो नई चीजें ढूंढते हैं बेटे, इनोवेशन करते हैं, कुछ नया खोजते हैं, तो उसको भी फिर वो पब्लिश करते हैं। उन्हें भाई लोगों को बताते हैं, वर्ल्ड को बताते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताते हैं कि इस चीज की रिसर्च की गई है, ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई है बेटे। तो वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बेटे अपनी फाइंडिंग्स को, जो चीज उन्होंने ढूंढी है, फाइंडिंग्स की है बेटे, उनको पब्लिश करते हैं। इन इंडिया फॉर एग्जांपल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो आईएसआई है इंडिया के अंदर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, या नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, दे पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एज रेगुलर फीचर। तो वो रेगुलरली बेटे अलग अलग स्टैटिस्टिकल डाटा को शो करते हैं बेटे, ठीक है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सिक्स्थ है जर्नल एंड पेपर बेटे। जर्नल यानी पत्रिकाएं होती हैं, और पेपर, ठीक है, पेपर लिखे जाते हैं बेटे, ठीक है। अब पेपर, रिसर्च पेपर ये कहलाते हैं बेटे जो पीएचडी कैंडिडेट होते हैं ना, जो पीएचडी कर रहे होते हैं बेटे, तो पीएचडी आपकी पूरी जभी मानी जाती है जब आप 4 रिसर्च पेपर पब्लिश कर देते हो। आपने 4 रिसर्च पेपर लिखे बेटे, और जब तक वो न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हो पाते या नहीं हो जाते, तब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं वो भी किसी बात के ऊपर या किसी मैटर के ऊपर रिसर्च कर देते हैं और अपना रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, जिसे न्यूज़पेपर में छापा जाता है बेटे। जर्नल्स यानी पत्रिकाएं, पत्रिकाएं छपते बेटे, पत्रिकाओं में नई नई इंफॉर्मेशन, नए नए डाटा, ठीक है, प्रिंट किए जाते हैं, मीडिया प्रिंट किए जाते हैं। तो देखिए मैनी न्यूज़पेपर लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स सिंपल सी बात है, बिजनेस से रिलेटेड डाटा छापता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड डाटा बेटे वो छापता है। As well as magazine like Commerce Facts for You, they also supply a wide variety of statistical information। यानी कहने का मतलब बेटे जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को जर्नल और पेपर के थ्रू छाप सकते हैं। पीएचडी स्कॉलर होते हैं वो रिसर्च पेपर बनाते हैं और उसे छाप देते हैं बेटे, तो वहां से भी हमें डाटा मिल जाते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर बेटे, तो जो रिसर्च स्कॉलर होता है, जो रिसर्च कर रहा है, स्कॉलर का मतलब होता है स्टूडेंट बेटे, शोध चलती रहती है, देखिए, ठीक है, रिसर्च चलती रहती है बेटे किसी चीज को लेकर। जो ये लैब होती है, जैसे वुहान लैब हो गई चाइना की, उसमें रिसर्च हो रही थी बेटे, ठीक है, वायरसेस को लेके, वहीं से वायरस फैला बेटे, ठीक है। तो जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो किसी मैटर पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जब उनकी रिसर्च पूरी हो जाती है बेटे, तो वो अपनी रिसर्च को न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में छपवाते हैं, तो वहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाते बेटे। और एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल पब्लिकेशन बेटे। तो कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गई बेटे, डब्ल्यूएचओ हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी बेटे डाटा को पब्लिश करते हैं। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी यहाँ पर किए जाते हैं, वो भी विभिन्न समय पर नए नए डाटा को पब्लिश करती है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बेटे, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ आ गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेटे, वर्ल्ड बैंक आ गया, ठीक है, जो गरीब देशों को लोन प्रोवाइड करा करेगा, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर के लिए वेरियस लॉ, ठीक है, और वेरियस रेगुलेशन तैयार करता है, जिससे लेबर को बेटे एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। अदरवाइज लेबर का बड़े लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए आईएलओ बना हुआ है, एंड फॉरेन गवर्नमेंट। तो ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, ये भी अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं बेटे, यहाँ से भी हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके पब्लिश सोर्स, भाई ऐसे डाटा जो पब्लिश हो गए हैं, जो छप गए हैं, चाहे उन्हें गवर्नमेंट छापे या सेमी गवर्नमेंट छापे बेटे, या जो कमेटी या कमीशन हमने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए बेसिकली, वो अपनी रिपोर्ट को छापे बेटे,
ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन होते हैं भाई, इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री के ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट को छापते रहते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं बेटे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो रिसर्च करते हैं, वो छापते हैं। जर्नल एंड पेपर, पत्रिकाएं छपती है और पेपर छपते हैं, रिसर्च पेपर बेटे, रिसर्च स्कॉलर छापते हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। अब आ जाइए सेकंड है अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डाटा बेटे। तो अनपब्लिश्ड सोर्सेज में बेसिकली होता क्या है, डाटा तो कलेक्ट किए जा चुके, इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट की जा चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो छपी नहीं है बेटे। ठीक है, उन्हें किसी ने अपने ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए बेटे कलेक्ट किए थे, ठीक है, और उन्हें छपवाया नहीं, उन्होंने न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में छपवा नहीं पाए, बट डाटा कलेक्ट हो चुके हैं, ये बात श्योर है। तो देखिए, देयर आर सम अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा एज वेल, तो कुछ अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा भी होते हैं। दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर, इन डाटा को भी बेटे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अदर इंस्टीट्यूशन, अन्य संस्थाएं कलेक्ट करती है, जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड। अब ये क्यों कलेक्ट किए गए, अपने खुद के सेल्फ यूज के लिए कलेक्ट किए गए या फिर अपने ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कलेक्ट किए गए बेटे। तो ये ऐसे डाटा होते हैं जो अपने सेल्फ यूज या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किए गए हैं, जिसके कारण इन्हें छपवाया नहीं जाता, पब्लिश नहीं किया जाता बेटे। These data are not published at all, इन्हें पब्लिश नहीं कराया जाता। These unpublished numerical information however be used as secondary data, तो इन अनपब्लिश सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को भी हम बेटे सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा बेटे। देखिए, सेकेंडरी डाटा किसी और ने कलेक्ट किए हैं और अपने खुद के पर्पस को पूरा करने के लिए कलेक्ट किए बेटे, तो आप अगर उनके द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा का यूज करना चाहते हो बेटे, तो उन्हें यूज करने से पहले आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस यानी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने अलग ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किए थे और आप अलग ऑब्जेक्टिव के लिए बेटे उन्हें कलेक्ट करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन डाटा का यूज करने से पहले आपको उसमें कुछ एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, यानी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है बेटे कि प्रिकॉशन फॉर यूजिंग द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा यूज करते समय कौन कौन सी प्रिकॉशन, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है। तो ये देखिए, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन यानी सावधानियां बाय यूजिंग सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा को यूज करने में हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। देखिए, पढ़ते हैं कि we know that the secondary data are collected by the others to suit their specific objective। हमें पता है सेकेंडरी डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है उनके ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, therefore इसलिए one needs to be very careful while using these data। तो इसीलिए इन डाटा को यूज करने से पहले बेटे हमें केयरफुली स्टडी करनी चाहिए, परवाह करनी चाहिए बच्चे, ठीक है, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बिल्कुल भी केयर के साथ हमें उन्हें यूज करना चाहिए। Kanner has rightly stated, कानर ने कहा है बेटे, देखिए कि statistical especially other people's statistics are full of pitfalls for the user। कि भाई जो दूसरे लोगों ने स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किया या डाटा कलेक्ट किए हैं बेटे, वो फुल ऑफ पिटफॉल, पिटफॉल का मतलब होता है कमियां, वो पूरी तरह कमियों से भरा होता है और वो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करता। तो इसीलिए हमें बेटे कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है और कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वेदर द डाटा आर रिलायबल। हमें ये देखना पड़ता है कि जो सेकेंडरी डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है वो रिलायबल है या नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, उन पर विश्वास, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता बेटे। तो वेदर द डाटा आर रिलायबल, क्या डाटा रिलायबल है बेटे, क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड बेटे, whether the data are suitable for the purpose of our inquiry, क्या हमारी इंक्वायरी के लिए वो डाटा सही है बेटे, क्या वो डाटा हमारे पर्पस को पूरा करेंगे। सो वेदर डाटा आर सुटेबल, क्या डाटा सुटेबल है, वेदर डेटा आर सुटेबल, क्या ये डाटा सुटेबल है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, क्या हमें जो इंक्वायरी करने बेटे उनके लिए ये डाटा सुटेबल है या नहीं है। वेदर डाटा आर एडिक्वेट, क्या डाटा इनफ है, पर्याप्त है, काफी है या नहीं है, या हमें और डाटा की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें उनकी एडिक्वेसी भी देखनी पड़ेगी कि वो पर्याप्त है या नहीं है। वेदर डाटा आर एडिक्वेट, क्या वो पर्याप्त हैं, ये भी हमें ढूंढना पड़ेगा बेटे। ठीक है, तो इन ऑर्डर
टू एक्सेस द रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी। तो बेटे डाटा की रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी और एडिक्वेसी देखने के लिए, ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इनटू माइंड। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ पॉइंट है या कुछ प्रिकॉशन है जो हमें सावधानी से बरतनी पड़ेंगी बेटे। तो पहली है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किए हैं उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता देखी जाती है। और सिंपल सी बात, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया तो उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी ब्रिलियंट देखने को मिलेगी, बेस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की हमें क्या देखनी पड़ेगी, एबिलिटी देखने की, एबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई हमें एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेक करनी पड़ेगी विच इनिशियली कलेक्टेड द डाटा। तो भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा इनिशियली यानी शुरुआती डाटा कलेक्ट किए हैं उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमताएं हमें देखनी पड़ेगी। द डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ it is collected by able, experienced and impartial investigator बेटे। अगर एक ऐसा इन्वेस्टिगेटर है जिसने बिना किसी पार्शियलिटी के, और वो बच्चा अनुभवी है और वो वेल एबल क्वालिफाई है, उसने डाटा कलेक्ट किए हैं, तो ही हम डाटा को यूज करें तो बेहतर होगा। अदरवाइज एक इनएक्सपीरियंस और अनएबल पर्सन द्वारा किए गए डाटा को यूज करने का कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्व नहीं रहेगा बेटे। तो पहला हमें क्या ध्यान रखना है कि जिसने कलेक्ट किए हैं उसकी एबिलिटी कैसी है। सेकंड है बेटे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो भाई जिसने भी डाटा कलेक्ट किए हैं उसने किस ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य के पर्पस से डाटा कलेक्ट किए होंगे बेटे, उसका क्या उद्देश्य रहा होगा, हमें ये चेक करना पड़ता है। सो वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डाटा एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हमें चेक करना चाहिए बेटे कि जिसने डाटा कलेक्ट किए हैं उसके ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, उसने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो डाटा कलेक्ट किए हैं बेटे। एंड डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ स्टडी, स्कोप का मतलब होता है बेटे क्षेत्र। तो जहां से उसने डाटा कलेक्ट किया उसका स्कोप बड़ा होना चाहिए बेटे। एक लिमिटेड स्कोप में छोटे क्षेत्र से डाटा कलेक्ट किए गए होंगे तो वो विश्वसनीयता नहीं दिखा पाएंगे, वो ट्रू पिक्चर, ठीक है, सही स्थिति रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़े जगह से हमें डाटा कलेक्ट करने चाहिए बेटे, जितने ज्यादा सैंपल हो सके हम उतने ज्यादा सैंपल डाल के डाटा कलेक्ट करें। और साथ ही साथ हमें बेटे ऑब्जेक्टिव भी देखना पड़ता है, उसी के बाद हमें ये डाटा यूज करें, अदरवाइज हम डाटा को यूज ना करें बेटे। थर्ड देखा जाता है मेथड ऑफ कलेक्शन, कि भाई सामने वाले ने किस मेथड से वो डाटा कलेक्ट किए थे बेटे। आपको तो पता ही है प्राइमरी सोर्सेज के 4 मेथड होते हैं डाटा कलेक्ट करने के, ये हम कर चुके बेटे कल। प्राइमरी सोर्सेज के कितने मेथड होते हैं, 4। पहला था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाकर उससे डाटा कलेक्ट करते थे। सेकंड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बेटे, जिसमें जिस पर्सन के डाटा हमें कलेक्ट होने होते हैं उससे जो रिलेटेड पर्सन होता है उसके पास जाते हैं और सभी लोगों के डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वर्कर थे बेटे, वर्कर की इंफॉर्मेशन ओनर के पास होती है तो डायरेक्ट ओनर से हम ले रहे हैं। थर्ड था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल पर्सन या लोकल कॉरेस्पोंडेंट, जब हमें बेटे किसी गली मोहल्ले की रेगुलर इंफॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोकल पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं और उनसे कहते हैं भाई वो लगातार इंफॉर्मेशन सप्लाई करते रहें। और फोर्थ का इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल एंड, ठीक है, शेड्यूल और क्वेश्चनियर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बेटे। तो उसमें हम क्वेश्चनियर भरवाते हैं या फिर शेड्यूल के दौरान बेटे एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद अपॉइंट करता है एन्यूमरेटर को, एन्यूमरेटर बेटे जाता है हर पर्सन से इंफॉर्मेशन पूछता है और खुद फिलअप करता है बेटे। तो वो सोर्स होते हैं। तो हमें देखना पड़ता है बेटे कि जो प्राइमरी सोर्स के डाटा थे वो किस मेथड से उसने कलेक्ट किए थे। The method adopted must match the nature of investigation. तो जो मेथड उसने अडॉप्ट किया होगा वो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को सूट करना चाहिए। फोर्थ है बेटे टाइम एंड कंडीशन ऑफ डाटा कलेक्शन। तो भाई डाटा ज्यादा पुराने ना हो बेटे, टाइम ज्यादा समय हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। भाई आज से 15 साल पहले के मैं डाटा लूं महंगाई के और अब के डाटा में लूं तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई इंपोर्टेंस नहीं रह जाएगी। 15 साल पहले महंगाई बहुत ज्यादा कम थी, उस महंगाई को आज की महंगाई से, उस इन्फ्लेशन को आज की इन्फ्लेशन से मैच करना बेटे कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आज के हम डाटा पिछले 2 या 3 साल से कंपेयर करें तो वो सही
ठीक है, इंफॉर्मेशन मानी जाएगी बेटे 15 साल पुराने डाटा से हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए टाइम देखना पड़ता है बेटे कि वो डाटा किस समय कलेक्ट किए गए थे। सो टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, और उस समय कंडीशन भी देखी जाती है कि भाई कैसी कंडीशन थी, महंगाई थी, ठीक है, या सस्ताई थी, या वार का समय था, क्या चल रहा था उस समय, ये सब देखा जाता है वैसे। So one should also make the show the period of investigation as well as the condition of investigation। तो हर किसी को बेटे देखना चाहिए कि किस समय डाटा कलेक्ट किए गए थे और किस पीरियड के दौरान वो कलेक्ट किए गए थे बेटे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्टिंग ड्यूरिंग द वार टाइम, वार यानी युद्ध के समय डाटा किए गए जो कलेक्टेड थे बेटे, वो आज के समय उसका कोई लेना देना नहीं है। आज के समय बहुत ज्यादा डाटा बदल जाते हैं बेटे, उस समय वार का टाइम था, अब पीस चल रही है, शांति चल रही है, तो शांति के समय अलग चीजें होती है और वार के समय अलग होती है, तो दोनों को कंपेयर करना कहीं से भी बुद्धिमत्ता का परिणाम नहीं होता बेटे। फिफ्थ है डेफिनेशन ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट समझते हो ना, मेजरमेंट यूनिट, कि भाई किस यूनिट में वो डाटा लिए गए थे, किलोग्राम में लिए गए थे या टन में लिए गए थे या ग्राम में लिए गए थे बेटे, मीटर में लिए गए थे, किलोमीटर में लिए गए थे, ठीक है, किस में लिए गए थे, तो ये सब चीजें देखी जाती है। तो यूनिट बेटे केयरफुली हमें मेजर करनी पड़ती है। So one should also make sure that the unit of measurement used in initial collection of data are same as adopted in present study। कि भाई हमें जो प्रेजेंट स्टडी करनी है डाटा के ऊपर, उसकी जो यूनिट है बेटे, जो लिए गए थे ना पिछली बार डाटा, उन यूनिट से मेल खाएं बेटे। अगर उनकी यूनिट अलग है, हमारी यूनिट अलग है, तो फिर हम डाटा को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमने किलोग्राम में लिए हैं, उन्होंने ग्राम में लिए हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। हमने मीटर में लिए हैं, उन्होंने किलोमीटर में लिए हैं, बात नहीं बनेगी बेटे। तो इसलिए ठीक है, देखनी पड़ती है भाई, यूनिट सेम होनी चाहिए। सिक्स है एक्यूरेसी बेटे, एक्यूरेसी यानी सटीकता, कितनी सटीकता, कितने केयरफुलनेस के साथ वो डाटा कलेक्ट किए गए थे बेटे। तो एक्यूरेसी ऑफ डाटा शुड बी चेक, तो हमें डाटा की एक्यूरेसी चेक कर लेनी चाहिए। इफ द अवेलेबल डाटा डू नॉट कंफर्म द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दे शुड बी डिस्कार्ड। तो बेटे जो अवेलेबल डाटा है उसमें अगर एक्यूरेसी नहीं है तो उन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उनका यूज नहीं करना चाहिए। आगे टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, देखिए सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के दो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। सबसे पहला देखा है सेंसस ऑफ इंडिया बेटे, ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया में जो डाटा छपते हैं वहां से, और सेकंड देखा है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। दो इंपॉर्टेंट बेटे ऑर्गेनाइजेशन है जहां से हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ रिपोर्ट फ्रॉम एनएसएस ओ बेटे, ठीक है, पढ़ते हैं लिंक को। देखिए सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डिसीनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण पब्लिकेशन है बेटे। सेंसस ऑफ इंडिया बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते भी है और उन्हें छापते भी है। इंडिया में जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है वो सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है बेटे। इट इज पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है, उनके द्वारा ये पब्लिश की जाती है। इट इज वेरी कंप्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये सेकेंडरी डाटा के एक कंप्रिहेंसिव सोर्स है बेटे। इट रिलेट टू पॉपुलेशन साइज, जो सेंसस है वो किसका द्वारा बताती है, देखिए सबसे पहले पॉपुलेशन साइज के बारे में बताती है कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, एंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, और भारत की डेमोग्राफी में जितने भी चेंजेस आते हैं बेटे, डेमोग्राफी समझ रहे हो ना आप, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट बेटे, ठीक है, इन सब में जितने भी चेंजेस आते हैं उसे सेंसस ऑफ इंडिया ही छापता है कि भाई बर्थ रेट किस रेट से हो रही है, डेथ रेट किस रेट से हो रही है, भाई लिटरेसी रेट कितनी है, इलिटरेसी रेट कितनी है, इन सभी से रिलेटेड डाटा जो है वो सेंसस ऑफ इंडिया ही छापता है बेटे। ब्रॉडली इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो देखिए कौन कौन से पैरामीटर की इंफॉर्मेशन छापता है बेटे सेंसस ऑफ इंडिया। सबसे पहला साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की साइज कितनी है, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है बेटे, ठीक है, इन सबको सेंसस ऑफ इंडिया छापता है। सेकंड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन यानी फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन की जाती है कि भाई आज से 10 साल बाद भारत की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, आज से 5 साल बाद भारत की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्शंस होती है वो भी कौन छापता है, सेंसस ऑफ इंडिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बेटे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व कैसे निकाला जाता है बेटे, देखिए मान लीजिए इंडिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर जगह है, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर जगह है,
उस 1 किलोमीटर स्क्वायर में भारत में जितने लोग रह रहे हैं, मान लो 400 लोग रह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमेशा पर स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाता है। जैसे फिलहाल इंडिया की अगर मैं करंट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताऊं तो इंडिया काफी कंजस्टेड एरिया है और भारत के 1 किलोमीटर पार्ट में बेटे लगभग 400 लोग सर्वाइव करते हैं। वही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर लगभग 175 पीपल सर्वाइव करते हैं, यानी इंडिया से आधे से भी कम लोग। तो अगर आप देखो तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए इंडिया एक कंजस्टेड एरिया है। और इंडिया के पास बेटे इस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए ज्योग्राफिकल एरिया भी काफी कम है। एक स्टडी के अनुसार कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन भारत में रहती है। पूरे वर्ल्ड की 18%, यानी मान लो पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग हैं तो उन 100 में से 18 लोग भारत में रहते हैं। ये तो था पॉपुलेशन की बात। अब एरिया डेंसिटी की मैं बात करूं तो इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का केवल 2.5% एरिया है, ठीक है। यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी भूमि है उसकी 2.5% भूमि भारत के पास है। अब आप सोच के देखिए 2.5% भूमि को सपोर्ट करने के लिए 18% जनसंख्या है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की 2.5% भूमि है लेकिन पूरे वर्ल्ड की 18% जनसंख्या भारत में रहती है। तो सिंपल सी बात है, भूमि कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इंडिया एक कंजस्टेड एरिया माना जाएगा बेटे। एरिया के हिसाब से रशिया सबसे बड़ा है, सबको पता है बेटे, ठीक है। बट इंडिया एरिया के मुकाबले काफी कम है लेकिन पॉपुलेशन के मामले में काफी ज्यादा है। इसीलिए इंडिया में बेटे ये सारी जो परेशानियां हैं ये देखने को मिलती है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, भुखमरी देखने को मिलती है, पॉवर्टी देखने को मिलती है, गरीबी, क्योंकि सिंपल सी बात है रिसोर्स कम है और पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो बेटे डेंसिटी फिर है सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेक्स कंपोजिशन का मतलब है मेल और फीमेल की संख्या, कि भाई 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल का जन्म होता है बेटे, तो वो भी इंडिया में काफी पुअर है, ठीक है। आपको तो पता ही है इंडिया एक बाइस्ड नेशन है, जिनकी बाइसनेस बॉयज के प्रति ज्यादा देखी जाती है और गर्ल्स के प्रति कम। तो सेक्स कंपोजिशन भी ये सेंसस ऑफ इंडिया में बताता है कि कितनी फीमेल है और कितने मेल हैं। फिर स्टेट ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी यानी बेटे कितने लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं। तो बेटे 2011 की स्टडी के अनुसार 2011 में जो इंडिया में लिटरेसी रेट थी वो 74% थी, यानी 100 में से 74 लोग भारत में पढ़ और लिख सकते हैं, बाकी 26 लोग नहीं लिख सकते। लेकिन वो 2011 की बात थी, अब 10 साल हो गए बेटे, इस साल नए डाटा छपेंगे, ये 2021 चल रहा है, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग भी नए डाटा आएंगे बेटे और लिटरेसी के रिगार्डिंग भी। तो डेफिनेटली लिटरेसी इंप्रूव हुई होगी, मेरे हिसाब से 74 से 82 या 83% हुई होगी डेफिनेटली। वो हमें पता लग जाएगा जब बेटे वो डाटा पब्लिश होंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बेटे सेंसस ऑफ इंडिया छापता है भारत के अंदर। तो लिटरेसी हो गया, सेक्स कंपोजिशन हो गया और पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन सेंसस। अब देखिए एनएसएसओ क्या छापता है, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बेटे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बेटे, लैंड हो गई कि किसके कितने पास जमीनें हैं, उन सबसे रिलेटेड डाटा हमें एनएसएसओ छापता है। देखिए report and publication of NSSO is another important source of secondary data। तो NSSO भी बहुत सारे बेटे डाटा पब्लिश करता है, तो ये भी एक important source है। NSSO is a government organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation। तो जो NSSO बेटे, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर कवर होता है। This organization conduct regular sample survey to collect basic statistical information। तो बेटा ये जो NSSO है ये रेगुलर जो है सैंपल सर्वे कलेक्ट करता रहता है फॉर द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए नाम से स्पष्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे। तो सिंपल सी बात है, समय समय पर सर्वे कराता रहता है बेटे, जिससे बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं कंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल देखिए 69th राउंड ऑफ एनएसएसओ, जो एनएसएसओ का 69th राउंड था बेटे, जुलाई दिसंबर 2012 में था और वो किसके ऊपर था, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, हाउसिंग कंडीशन एंड स्लम कंडीशन, इनके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट छापी थी बेटे, ठीक है। ब्रॉडली report and publication of NSSO offers statistical information for the following parameter। अब देखिए NSSO किन चीजों से रिलेटेड रिपोर्ट छापता है। सबसे पहले लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग बेटे,
लैंड का मतलब होता है किसके पास कितनी जमीन है, और लाइफ स्टॉक होल्डिंग का मतलब होता है पशु, कि किसके पास कितने पशु है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग बेटे गाय आ जाती है, भैंसे आ जाती है, ठीक है, भेड़े आ जाती हैं, बकरियां आ जाती हैं बेटे, पशुपालन को लाइफ स्टॉक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो किसके कितने पास जमीन है और कितनी जनसंख्या हमारी लाइफ स्टॉक में लगी हुई है, ये सब छापना इनका काम है एनएसएसओ का। हाउसिंग कंडीशन एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फासिस ऑन स्लम ड्वेलर्स बेटे। तो जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं बेटे, उनकी कंडीशन कैसी है, वो किस एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, वो यहाँ पर देखना होता है। एंड माइग्रेशन, और वो माइग्रेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। माइग्रेशन होता है पलायन, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, काम की तलाश में माइग्रेशन कहलाता है। तो देश में कितने लेवल पर माइग्रेशन बेटे बड़े लेवल पर होता है, फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस काफी कम होते हैं बेटे, रोजगार के साधन बहुत कम होते हैं। रूरल एरिया में ज्यादातर लोग या तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग में यानी पशुपालन में, ठीक है। बाकी जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन होता है बहुत कम देखने को वहां मिलता है बेटे, क्योंकि शहरों में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है, अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो वहां काम धंधा ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये सब पता लगाना भी किसका काम है, एनएसएसओ का। फिर है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर डाटा कौन छापता है इंडिया के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए एनएसएसओ, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। फिर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, भाई कितना खर्चा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, प्रति व्यक्ति कितना खर्चा करता है इंडिया में, इंक्लूडिंग लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ पीपल। इंडिया में बेटे अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, बहुत ज्यादा गरीब भी रहते हैं। तो किसका कितना खर्चा होता है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितनी होती है बेटे, इससे रिलेटेड डाटा भी कौन छापता है, एनएसएसओ। और लास्ट है सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, कि भाई भारत के जो हाउस होल्ड है उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे रुपए वो कमाते हैं, आय इनकम वो कैसे कमाते हैं, ठीक है। सो अनलाइक सेंसस ऑफ इंडिया, report and publication of national sample survey are based on sample study of population या universe। जो नेशनल सैंपल सर्वे होता है बेटे, ठीक है, ये पहले एक सैंपल उठाते हैं, ये सभी लोगों के पास नहीं जाता। देखो जो सेंसस होता है, सेंसस में तो बेटे सभी लोगों के ऊपर स्टडी की जाती है, एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाता, नॉट इवन अ सिंगल हैज बीन लेफ्ट आउट। तो सेंसस में सभी को कवर किया जाता है, जबकि जो एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये सभी के ऊपर रिसर्च ना करके कुछ सैंपल कलेक्ट करता है बेटे। जैसे मान लो 2000 लोग हैं, तो 2000 में से 200 लोगों के ऊपर स्टडी करता है और फिर अपनी रिपोर्ट छाप कर देता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिस होता है वो सैंपल होता है। आगे बोल रखा है इंपॉर्टेंट एजेंसी एट द नेशनल लेवल व्हिच कलेक्ट, प्रोसेस एंड टैबुलेट द स्टैटिस्टिक्स डेटा आर एनएसएसओ। तो जो बेटे इंपॉर्टेंट एजेंसी है वो एनएसएसओ है, आरजीआई यानी रजिस्टर्ड सेंटर ऑफ इंडिया है, डीजीसीआईएस यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लेबर ब्यूरो है बेटे, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है बेटे, ठीक है, और टाइम भी आपका हो चुका है क्लास का। ये जो थर्ड चैप्टर बेटे सेंसस एंड सैंपल मेथड, ये हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी शुरू के 3 या 4 लेसन जो है वो थ्योरी के लिए हैं, उसके बाद बेटे न्यूमेरिकल शुरू होंगे। न्यूमेरिकल जो चैप्टर वो लेसन नंबर 4 से शुरू हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा से, तो इसमें हमें डायग्राम बनाने पड़ेंगे बेटे, ठीक है, डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटे, अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आपके 2 लेसन का रिवीजन हुआ है, कल आई होप तीसरा भी हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। छोटा ही लेसन है, ज्यादा बड़ा नहीं है बेटे, ठीक है। 10:15 बजे 10:15 में बेटे अकाउंट्स की क्लास है, और अकाउंट्स में मैंने नोटिस किया बहुत कम बच्चे आते बेटे। आप सारे बच्चे क्यों नहीं आते, देखिए ये क्लास आपके फायदे के लिए लगाई गई है बेटे, ठीक है। कल से दिनेश सर वापस आ जाएंगे, कल से वही आपकी अकाउंट्स की क्लास लेंगे बेटे, ठीक है। तो आज आखिरी क्लास है आपकी मेरे साथ, तो मैं आशा करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। फिलहाल कौन बच्चे जुड़े हुए हैं मैं नाम लेना चाहूंगा, तनु है, यशिका है, पलक है, काजल है, हिमांशु है, विपिन था और वंशिका है। तो 7 बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ, ठीक है। चलिए बेटे, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ। ये क्लास आपकी खत्म होती है 10:15 बजे, अकाउंट्स की क्लास है, उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।